नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट और दूसरे राज्यों की टेट परीक्षाओं में एवं अन्य शिक्षक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और इस संबंध में दोस्तों यह तीसरी वीडियो है। इससे पहले वाली दो वीडियोज में मैं शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्नों का वर्णन कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, आज के लिए पहला सवाल यह है कि बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के आधार पर विद्यार्थियों को वर्गों में बांटना ए सही है क्योंकि इससे वर्ग बनाने में आसानी होती है। बी गलत है क्योंकि इससे व्यक्ति विभिन्नता उत्पन्न होती है। सी सही है क्योंकि इससे शिक्षक को शिक्षण विधियां अपनाने में मदद मिलती है। और डी गलत है क्योंकि एक समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ने का हक है। और दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प डी है कि गलत है क्योंकि एक समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ने का हक है। क्योंकि समावेशी वाली वीडियो के अंतर्गत जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, हमने देखा था कि समावेशी कक्षा के अंतर्गत 6 प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है। और उन सारे विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है कि एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ना सभी विद्यार्थियों का हक है। तो इस प्रकार दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब हुआ वह विकल्प डी है क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ना उनका हक है। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। और सवाल यह है कि राकेश डॉक्टर बनना चाहता था किंतु वह डॉक्टर बनने में असफल रहा। अब वह चाहता है कि उसका बेटा तुषार डॉक्टर बने और वह उसे वे सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक हैं। बताइए वह कॉपिंग की किस विधि का इस्तेमाल कर रहा है। ए प्रक्षेपण जिसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। बी ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। और चौथा रिग्रेशन या वापसी। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प ए प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन के अंतर्गत यह होता है कि यदि व्यक्ति अपनी किसी इच्छा को पूरा करने से चूक जाता है तो वह अपने भाई बच्चों के माध्यम से अपनी उन इच्छाओं को पूरा होते हुए देखता है। दोस्तों, यह कॉपिंग विधि है, इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें व्यक्ति खुद कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। वह कभी भी यह नहीं मानता कि उसने डॉक्टर बनने के लिए उतनी मेहनत ही नहीं की जितनी जरूरी थी। इसीलिए वह सोचता है कि वह दूसरे तरीके से अपनी इच्छा को पूरा करेगा। इसके बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है कॉपिंग नाम से, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि व्यवहारवादी अवधारणा के अंतर्गत डैश को नियंत्रित करके विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है। इस खाली स्थान में किस शब्द को भरा जाना चाहिए। ए वातावरण यानी एनवायरनमेंट। बी दिमाग ब्रेन। सी भाषा लैंग्वेज। या डी प्रकरण विषय वस्तु या कंटेंट। और दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प ए वातावरण। व्यवहारवादी अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रयोग इस मान्यता के आधार पर किए गए थे कि यदि हम वातावरण को नियंत्रित कर लें तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प ए है वातावरण। दोस्तों, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। निम्न तत्वों में से क्या एक सृजनात्मक व्यक्ति की एक विशेषता नहीं है। और दोस्तों, इसके विकल्प हैं ए नवीन। बी असामान्य या अनयूजुअल। डी बंधा हुआ कन्वर्जेंट। या डी नवाचार इनोवेटिव। इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह विकल्प सी है बंधा हुआ कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का उल्टा डाइवर्जेंट होता है और वह एक सृजनात्मक व्यक्ति की पहचान होती है, जबकि उसका उल्टा बंधा हुआ कन्वर्जेंट किसी सृजनात्मक व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि इसका उल्टा जो डाइवर्जेंट है वह विशेषता होती है। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ दोस्तों वह विकल्प सी हुआ बंधा हुआ कन्वर्जेंट। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। और सवाल यह है कि सीमा एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर नियुक्त है। किसी बात पर आज उसे बॉस की डांट पड़ी। वह घर पहुंचते ही अपनी मां से लड़ पड़ी। वह कॉपिंग की किस विधि का इस्तेमाल कर रही है। ए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। बी प्रक्षेपण प्रोजेक्शन। सी वापसी रिग्रेशन। या डी ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है विस्थापन। ए
यानी डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की खासियत यह होती है कि हम कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हैं। बॉस से डांट पड़ी, लेकिन बॉस को डांट नहीं सकती थी आधिकारिक मामलों की वजह से, इसीलिए वह घर आकर अपनी मां से लड़ बैठी। परंतु इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह होती है कि यह विधि डिस्प्लेसमेंट हम उन्हीं लोगों के साथ अपनाते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इसकी खासियत यह होती है कि इससे हमारे दिमाग में जो टेंशन होती है वो सारी की सारी निकल जाती है। तीसरी खासियत इसकी यह है कि हम ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से मना लेते हैं जिनके साथ हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड से हम डिस्प्लेसमेंट केवल उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उनको मनाने में भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो जवाब हुआ वह विकल्प ए डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों इसी कड़ी में अगला सवाल है कि गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत में इनमें से कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? ए प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्ट, बी भाषिक लिंग्विस्टिक, सी विशिष्ट स्पेशल, या डी अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल। इसके अंतर्गत दोस्तों जो विकल्प है विकल्प सी स्पेशल, यह इसका सही जवाब है, क्योंकि गार्डनर की थ्योरी में भी एक स्पेशल शब्द मिलता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग SPETIAL है, और उसके अंतर्गत नाविक तथा शिल्पकार जैसे लोगों को शामिल किया जाता है जो किसी अमूर्त वस्तु में मूर्त रूप को तलाश लेते हैं। जबकि स्पेशल, इस स्पेशल का जो मतलब है वह होता है खास, और खास नाम की किसी बुद्धि की परिचर्चा हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में नहीं की है। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह विकल्प सी है, स्पेशल। और अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से सृजनात्मकता को किस रूप में नहीं देखा जाता? ए वस्तु यानी प्रोडक्ट, बी व्यक्ति पर्सन, सी प्रक्रिया या प्रोसेस, डी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह विकल्प डी है, अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट। क्योंकि सृजनात्मकता वाली वीडियो के अंतर्गत हमने देखा था कि हम सृजनात्मकता को 3 रूपों में देख सकते हैं: सृजनात्मक प्रोडक्ट, सृजनात्मक व्यक्ति और सृजनात्मक प्रक्रिया या प्रोसेस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक और सवाल, और सवाल यह है कि एक स्वस्थ व्यक्तित्व यानी हेल्दी पर्सनैलिटी का परिचायक किसे माना जाता है? ए ईगो, बी सुपर ईगो, सी इड या डी मानसिकता। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है विकल्प ए ईगो। सिगमंड फ्राइड ने अपने प्रयोगों में दिखाया है कि हमारी पर्सनैलिटी के 3 डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं: ईगो, सुपर ईगो और इड। उसमें ईगो का काम सुपर ईगो तथा इड के बीच बैलेंस स्थापित करना होता है, और यह काम तभी ईगो अच्छी तरीके से कर सकता है यदि वह हेल्दी हो, और इसी चीज को एक हेल्दी पर्सनैलिटी की निशानी मानी जाती है कि ईगो सही ढंग से काम कर रहा है। यह वह वाला ईगो नहीं है दोस्तों जिसको हम अक्सर घमंड के रूप में परिभाषित करते हैं, यह हमारी पर्सनैलिटी का डिसाइडिंग फैक्टर है। और अगला सवाल दोस्तों इसी संबंध में है कि यदि 7-8 वर्ष का बच्चा अपने माता पिता के सामने घुटनों पर चलता है, तुतलाकर बोलता है, तो वह कॉपिंग की किस विधि का इस्तेमाल करता है? ए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, बी वापसी रिग्रेशन, सी प्रक्षेपण प्रोजेक्शन या डी दबाना रिग्रेशन। और दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प बी है वापसी रिग्रेशन। अक्सर दोस्तों यह होता है कि परिवार में जब दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो छोटे बच्चे के ऊपर, जो बड़ा बच्चा होता है उसके ऊपर से ध्यान हट जाता है, और उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि जो अपने आप को ऑटोनोमस बना सके। इसीलिए कई बार ये होता है भी कि वो घुटनों पर चलकर तुतलाकर बोलकर दिखाता है, जिसके माध्यम से वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह अभी भी छोटा है, उसे भी केयरिंग की जरूरत है, और माँ बाप इस बात को समझकर उसको अक्सर गोदी में उठा लेते हैं। इस बात का वर्णन सिगमंड फ्राइड ने किया है दोस्तों, और इसको रिग्रेशन के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे बच्चों को जिनको इस तरीके की वीडियो का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको डिथ्रोन मोनार्क कहा जाता है, मतलब ऐसा राजा जिसको गद्दी से उतार दिया गया है, सिंहासन से उतार दिया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि विकास की सर्वाधिक विकास दर किस चरण में होती है? यह बाल विकास के बारे में सवाल है, और क्वेश्चन इसके विकल्प है: ए शैशवावस्था इन्फेंसी, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, सी मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड या डी किशोर अवस्था। और इस सवाल का जो दोस्तों जवाब है वह है ए शैशवावस्था इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंतर्गत बच्चे की जो उम्र होती है वो 0 से लेकर 1 साल तक की होती है। हम लोग सोचते हैं कि इसमें बच्चा क्या जानता है, उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने दिखाया है कि इसी दौरान बच्चे के विकास की सबसे ज्यादा दर होती है, इसीलिए इसको इन्फेंसी कहा जाता है हिंदी में, जिसका मतलब है विकास की अत्यधिक तीव्र अवस्था।
तो दोस्तों इसके ऊपर यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पर वृद्धि एवं विकास से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ विकल्प ए, शैशवावस्था, इन्फेंसी। अगला सवाल दोस्तों कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, बी संतुलन, असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम, या सी स्कीमा, और डी अनुकूलन, अडेप्टेशन। और दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प बी, असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम। क्योंकि यदि बच्चा जब तक कुछ नई चीज को नहीं देखेगा जिससे उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन स्थापित नहीं होगा, तब तक वो नए ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब वो किसी नए ज्ञान को, ऐसी चीज को देखेगा जिसको उसने पहले देखा ही नहीं है, तो उससे उसके दिमाग में एक असंतुलन पैदा होगा। उस असंतुलन को सामान्य बनाने के लिए उसके दिमाग में एक नए स्कीमे का निर्माण होगा जिसमें उस चीज की अवधारणा समाहित हो जाएगी जिसको वो पहली बार देख रहा है। इसीलिए पियाजे का यह मानना था दोस्तों कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिसइक्विलिब्रियम है, असंतुलन। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह विकल्प बी हुआ, असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम। दोस्तों अगला सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और सवाल यह है कि द्वितीय समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। ए माँ, बी दोस्त, सी स्कूल, या डी मीडिया। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है ए माँ, क्योंकि माँ प्राथमिक समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, द्वितीय समाजीकरण का नहीं। द्वितीय समाजीकरण परिवार से बाहर अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प बी ए है, माँ। चलिए दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ के देखते हैं अगला सवाल। और सवाल है कि चार्ल्स स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार जी क्या है? ए सामान्य योग्यता, जनरल एबिलिटी, बी महानता, ग्रेटनेस, सी जीनियस, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प ए, सामान्य योग्यता, जनरल एबिलिटी। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक में जी और एस को परिभाषित किया है। जी से उसका मानना था सामान्य योग्यता और एस से उसका मानना था विशिष्ट योग्यता या स्पेशल एबिलिटी। उसका मानना यह था कि जिस व्यक्ति में जी अधिक होगा वह उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर सामान्य योग्यता या जनरल एबिलिटी ज्यादा होगी वह उतना ही इंटेलिजेंट होगा और उसको हर कार्य में इसकी सहायता मिलेगी। क्योंकि जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है वो तो इंटेलिजेंट है ही और किसी भी काम को वह आसानी से कर लेगा। इसीलिए उसके सिद्धांत में जी का मतलब था जनरल एबिलिटी, सामान्य योग्यता। दोस्तों अगला सवाल है कि विकास के संबंध में निम्न पर विचार करें। ए इसे नापा नहीं जा सकता, बी विकास पर वातावरण तथा आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, सी विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और इनमें से कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। ए 1, बी 1 और 2, सी 1, 2, 3, या डी कोई भी नहीं। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह विकल्प डी है, कोई भी नहीं। क्योंकि विकास के संबंध में हमने जो वीडियो बनाई थी वृद्धि एवं विकास से, उसमें हमने देखा था कि विकास को नापा नहीं जा सकता, ना ही इसको कोई अंक दिया जा सकता है और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह हो सकता है कि आगे चलकर इसकी दर घट जाए, परंतु यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। और चौथा यह कि विकास के ऊपर जन्म और आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के माता पिता कैसे हैं इसके ऊपर इसका उस बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा और साथ ही किस माहौल में उसको पाला गया है, उसका पालन पोषण हुआ है, इस चीज का भी उसके विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है डी, इनमें से कोई भी नहीं। और दोस्तों अगला सवाल है कि लड़कों के संबंध में गैंग एज कहा जाता है। ए 6 से लेकर 9 वर्ष की अवस्था को, बी 9 से 12, या सी 15 से 18 और डी 18 से 25। इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है विकल्प ए, बी, विकल्प बी 9 से लेकर 12 वर्ष। समाजीकरण वाली वीडियो के अंतर्गत हमने देखा था कि 9 से लेकर 12 वर्ष की आयु में लड़कों के लिंग आधारित ग्रुप बनने लगते हैं और इन ग्रुपों में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं होती है, सिर्फ लड़के ही इसमें शामिल हो सकते हैं। इसीलिए 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु को समाजीकरण की नजर में गैंग एज कहा जाता है दोस्तों। इसी तरीके से लड़कियों के भी ग्रुप बनते हैं जिनको क्लिक कहा जाता है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ विकल्प नंबर बी, 9 से लेकर 12 वर्ष।
तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के ऊपर यह थी तीसरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने जैसे दूसरे लोगों तक इस मदद को पहुंचाने के लिए जो सीटेट, अदर टेट या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये मदद पहुंच सके जो इस मदद को प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद दोस्तों।